Hello students, this is Farhan Beg. Today's our topic is the age of revolutions 1832-1848. आज हम बात करेंगे रिवॉल्यूशंस क्रांतियों के बारे में जो कि 1830 से लेकर 1848 तक पूरे यूरोप के अंदर होती हैं। ठीक है, अब हम इस पर बात चर्चा क्यों करेंगे। देखिए 1815 के बाद क्या होता है, जब नेपोलियन की हार हो जाती है, कांग्रेस ऑफ वियना होती है, उसके बाद कंजर्वेटिव रिजाइम जो होता है, जो फ्रांस के अंदर बॉर्बन डायनेस्टी होती है, उसको वापस से इस्टेब्लिश करा जाता है, रिस्टोर किया जाता है फ्रांस के अंदर। ठीक है, जिसके बाद धीरे 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 पूरे यूरोप के अंदर कंजर्वेटिव रिजाइम आना वापस से शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस सब में कहीं क्या था, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनके अंदर की ज्वाला कहीं ना कहीं उनके सीने में धधक रही थी, अपने आप को वापस से इंडिपेंडेंट देखने के लिए। ठीक है, लेकिन ये सब 15 साल तक चलता रहता है, 1815 से 1838 तक चलता रहता है। कंजर्वेटिव अपना रिप्रेशन, अपना जो सप्रेशन है वो स्टार्ट रखते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, एक तरफ जो कंजर्वेटिव शासन था वो अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रहा था, यानी कि अपनी पावर को एकजुट कर रहा था जगह जगह पे, कहीं पोलैंड में, कहीं जर्मनी के, हर जगह के जो कंजर्वेटिव सोच वाले लोग थे वो एक हो गए थे। लेकिन जो लिबरल थे, लिबरल और नेशनलिस्ट लोग थे, वो भी क्या कर रहे थे, अपने रिवॉल्यूशंस को साथ ही साथ तेज करते जा रहे थे, धीरे धीरे आंतरिक तौर पे अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, इंटरनल तरीक़ों से अपने छुप कर अपने जो गतिविधियाँ थी, एक्टिविटीज़ थी, उनको अंजाम दे रहे थे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर यूरोप के, चाहे वो इटालियन स्टेट्स हों या जर्मन स्टेट्स हो, या वो प्रोविंसेस हों ऑटोमन एम्पायर के, या आयरलैंड या पोलैंड, हर जगह पे लिबरल नेशनलिस्ट ने अपनी गतिविधियाँ तेज़ कर दी थी। ठीक है, अब ये सब रिवॉल्यूशन जो चल रहे थे, इन सब की लीडरशिप कौन कर रहा था, लिबरल नेशनलिस्ट। और ये लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट, यानी कि पहले क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले 1789 से पहले या तो बहुत अमीर होते थे या फिर बहुत गरीब होते थे। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक नया टपका उभर कर आता है जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास एलाइट। ये पढ़ा लिखा टपका है, जिनमें आते हैं प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स या क्लर्क्स, या फिर मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस। कमर्शियल मिडिल क्लासेस से ताल्लुक़ है जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं या मर्चेंट्स होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, ये एक टपका उभर कर आता है, ये इस रिवॉल्यूशंस का नेतृत्व कर रहा था, ये टपका इनकी लीडरशिप कर रहा था। इसके बाद होता क्या है, पहली जो अपहीवल होती है, यानी कि उथल पुथल मचती है, वो कहाँ मचती है, फ्रांस में ही। कोई भी चीज़ जो है स्टार्ट कहाँ से होती है, फ्रांस से ही होती है। जुलाई 1830 में अब यहाँ पे अपहीवल शुरू हो जाती है। क्या होता है यहाँ पे, घटना क्या घटती है कि बॉर्बन डायनेस्टी के जो किंग थे, जिनको वापस से रिस्टोर किया गया था कंजर्वेटिव रिजाइम के द्वारा 1815 में, उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, और इंस्टॉल किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आई होप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आप लोग समझते होंगे। इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक का मतलब है कि सरकार जनता के द्वारा चुन कर आएगी, और रिपब्लिक से मतलब है जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी जनता के द्वारा चुन कर आएगा। ये फर्स्ट पार्ट में मैं अपने बता चुका हूँ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से क्या ताल्लुक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है लाइक ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में जो मोनार्क है, राजा है, वो जनता के द्वारा चुनकर नहीं आता है, पर सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुनकर आती है। ठीक है, तो वो डेमोक्रेटिक मोनार्की है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको सरकार चलाना पड़ेगी। ठीक है, तो राजा अब अपनी मनमानी वहाँ नहीं कर सकता, उसको वो बाध्य है, पाबंद है कि वो संसद की बात माने, पार्लियामेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे। तो वहाँ पर क्या किया गया, यही किया गया फ्रांस में कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, और हेड बना दिया किसको, लुई फिलिप को वहाँ पे उनका हेड बना दिया। अब एक कथन है, व्हेन द फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ये ड्यूक मेटरनिक ने कहा था, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे, ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप में क्या है, ठंड बैठ जाती है, पूरे यूरोप को ठंड हो जाती है। ये इनका कथन था। ये ऐसा क्यों कहा इन्होंने, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहले जब 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तब नेशनलिज्म की और डेमोक्रेसी वाली जो फीलिंग्स थी वो सारी पूरे यूरोप के अंदर फैल जाती हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर जो फ्रांस में क्या है, जब कंजर्वेटिव रिजाइम वापस आता है 1815 में, तो पूरे यूरोप के अंदर वापस से कंजर्वेटिव रिजाइम्स आना शुरू हो जाते हैं जगह जगह। अब क्या है, फ्रांस में ये अपहीवल होता है 1830 में जुलाई के अंदर। तो इसमें क्या होता है, एक चिंगारी का काम करता है, जिससे अपराइजिंग होना शुरू हो जाती है पूरे यूरोप के अंदर, यानी कि विद्रोह भड़कना शुरू हो जाते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, ब्रसल्स जो जगह है बेल्जियम के अंदर, यहाँ पे
अपराइजिंग शुरू हो जाती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो ब्रसल्स है, सॉरी बेल्जियम है, ये नीदरलैंड से अलग हो जाता है। ठीक है, नीदरलैंड जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड है, इससे अलग हो जाता है पूरा ब्रसल्स, और सॉरी बेल्जियम। ठीक है, थोड़ा सा मैप पे देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ देख लीजिए, ये है यहाँ पे नीदरलैंड, ठीक, और ये है ब्रसल्स लिखा दिख रहा है, ये बेल्जियम है, वैसे पूरा ब्रसल्स यहाँ की कैपिटल है। तो ये पूरा पहले एक था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड था, लेकिन जो फ्रांस में अप्रूवल हुआ उसकी वजह से क्या होता है, बेल्जियम टूट के अलग हो जाता है नीदरलैंड से। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जर्मनी है, और यहाँ पे हमारा, आप थोड़ा सा अगर ऊपर जाएंगे मैप में तो आपको फ्रांस दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गूगल अर्थ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रांस है। ठीक, तो ये सब अपराइजिंग कहाँ से शुरू होती है हमेशा, या जो भी चीज़ें शुरू होती हैं वो कहाँ से होती है, फ्रांस से। और फ्रांस से शुरू होने के बाद पूरे के पूरे यूरोप में फैल जाती हैं। ठीक है, एक जो इवेंट थी जिसने बहुत ज़्यादा मोबिलाइज किया, एकजुट किया नेशनलिस्ट की फीलिंग को एजुकेटेड एलाइट वर्ग में, वो थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक लोगों का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा मोबिलाइज किया नेशनलिस्ट फीलिंग को, यानी राष्ट्रवाद की भावना को बहुत तेज़ी से एकजुट करना शुरू कर दिया पूरे यूरोप के अंदर। ग्रीस क्या है, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15 सेंचुरी से लेकर 1832 तक। ठीक, ये ऑटोमन एम्पायर के अधीन था। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, रिवॉल्यूशनरी जो ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशन नेशनलिज्म है यूरोप के अंदर, ये स्पार्क यानी कि चिंगारी का काम करती है ग्रीक लोगों की इंडिपेंडेंस के लिए, जो कि स्टार्ट होता है 1821 में। 1821 में इनका इंडिपेंडेंट स्ट्रगल स्टार्ट होता है, और इनको काफ़ी सारी सपोर्ट मिलती है, ग्रीस लोगों को सपोर्ट मिलती है ग्रीक लोगों से जो कि एग्ज़ाइल में थे। एग्ज़ाइल समझते हैं आप, एग्ज़ाइल से मतलब जो कि लोग देश की सीमाओं के बाहर निकाल दी जाते हैं, बाहर फेंक दिए जाते हैं, तड़ी पार जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, देश की सीमाओं के बाहर जिनको फेंक दिया गया था, उनसे भी इनको काफ़ी बाहर से सपोर्ट मिल रही थी अपनी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए। एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस, और बहुत सारे वेस्ट यूरोपियन से जो को सिंपैथी थी एंशंट ग्रीक कल्चर से। ठीक है, वेस्ट यूरोपियंस में सारे जो फ्रांस और जर्मनी के जो, या स्पेन के जो राष्ट्र हैं, नेशंस हैं, यहाँ से भी इनको काफ़ी सपोर्ट मिल रही थी इनके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। अब इसमें क्या है, जो पोइट्स और आर्टिस्ट हैं इन्होंने क्या कहा है, ग्रीस को क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा, यानी कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है उसका पालना ग्रीस को कहा गया, यानी कि पूरी जो सभ्यता है यूरोप की, उसको पाला पोसा किसने है, ग्रीस ने। पहले ग्रीस में ही ये चीज़, जैसे शिशु होता है ना, बच्चा एक होता है क्रेडल के अंदर, पालने के अंदर पलता है, बढ़ता है। ठीक है, उसी तरीके से जो पाला पोसा था पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन को, वो ग्रीस ने ही पाला था। धीरे 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 पूरे यूरोप के अंदर ये फैल जाती है। अच्छा, ये पोइट्स जो थे वो क्या कर रहे थे, पोइट्स और आर्टिस्ट, पोइट्स अपनी कविताओं के माध्यम से और आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के माध्यम से लोगों की ओपिनियन यानी कि जो राय थी उनको मोबिलाइज कर रहे थे, एकजुट कर रहे थे टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। यानी ग्रीस का जो स्ट्रगल चल रहा था मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ, ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम हुकूमत थी, उसके खिलाफ इनका स्ट्रगल चल रहा था। ठीक है, तो ये पूरे यूरोप में अपनी पोइट्स अपनी पोइम्स के द्वारा, आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स के द्वारा लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं और कर लेते हैं ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। ठीक है, जो कि एक मुस्लिम हुकूमत थी। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बैरन, जो इंग्लिश पोइट हैं लॉर्ड बैरन, इन्होंने काफ़ी सारा फंड्स इकट्ठा किया था वॉर के लिए। ठीक है, बाद में ये वॉर में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, फाइट करते हैं, और वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है फीवर की वजह से 1824 में। और फाइनली 1832 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कुस्तुनतुनिया की संधि साइन होती है, जिसके तहत ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है, और ग्रीस जो है वो हमेशा के लिए ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाता है और इंडिपेंडेंट देश बन जाता है। तो ये है एंड मेरे इस लेक्चर का। लेक्चर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।